पढ़ा हुआ याद रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है वह है स्पेस्ड रिवीजन, यानी कि अंतरालिक दोहराव। हरमन एबिंगहास, जो कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भूलने की अवस्था को अपने स्मृति के मनोविज्ञान के अध्ययन में संदर्भित किया है। जब हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ भी याद करते हैं तो कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद वह लगभग भूल जाते हैं। इसको आप भूलने के कर्व से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डेज रखूं और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ मेमोरी रखूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। जैसे ये स्टार्ट होते होते ये आपका 21 डेज जाते जाते लगभग काफ़ी कुछ हम भूल जाते हैं। कॉर्डेल, जो कि एक अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमारी याददाश्त की तुलना एक बाल्टी से करी है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें एक छोटा सा होल है, उसके बॉटम में छोटा सा रिसाव है। अब वो ये कहते हैं कि यदि आप ऐसे बाल्टी में और पानी डालेंगे तो आपका पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए हमेशा स्पेस्ड रिवीजन की सलाह दी जाती है, स्पेस्ड रिवीजन को रिकमेंड किया जाता है। आप रिवीजन को अपनी स्टडी प्लान में ऐड कर सकते हैं और उसको इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ आज पढ़ाई करी तो उसको आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद आप उसको रिवीजन का प्लान रखें और फिर आखिरी रिवीजन डे से 14 डेज़ के बाद रिवीजन का प्लान रखें। फिर जो लेटेस्ट रिवीजन डे है उससे 21 डेज़ का रिवीजन का प्लान रखें। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आप आपने जो भी पढ़ाई करी है वो आप बहुत लंबे समय तक, काफ़ी समय तक याद रख सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी उसका उत्तर लिखने में। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों का अभ्यास करते हैं, एथलीट अपने खेल कौशल का अभ्यास करता है। यही प्रक्रिया हमें सीखने में भी लागू करनी होगी। कैथरीन रॉसन, जो कि ओहियो की केंट स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने यह बताया है कि यदि आप याद रखने की प्रक्रिया में सक्षम होना चाहते हैं तो आपको अभ्यास पर विशेष ध्यान देना होगा। 2013 में उन्होंने एक विशेष प्रयोग किया जिसमें उन्होंने छात्रों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने सामान्य ढंग से पढ़ाई करी, दूसरे ग्रुप ने पढ़ते समय वीकली सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट लिया। जब इन दोनों ग्रुपों का एग्ज़ाम हुआ तो जिस ग्रुप ने सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट लिया था उसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर थे। एक अन्य प्रयोग में छात्रों के और डिफरेंट 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों ग्रुप को इस प्रकार बोला गया कि एक ग्रुप ने सिर्फ एक बार रिकॉल टेस्ट लिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने पढ़ाई के दौरान, पूरे दिन की पढ़ाई के दौरान डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, थोड़े मिनट्स के टाइम इंटरवल्स पे जो भी पढ़ा हुआ था उसका रिकॉल टेस्ट लिया। उसके बाद शाम को उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन एक हफ्ते बाद, और उनको यह भी बोला गया कि आप इस एक हफ्ते में आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ना नहीं है। एक हफ्ते के बाद जब उन दोनों का एग्ज़ाम लिया गया तो जिस ग्रुप ने स्मॉल इंटरवल्स पे कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट किए थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी स्टडी में प्रैक्टिस को एक विशेष स्थान दीजिए ताकि आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाएँ। टेक्स्ट बुक और नोट्स को बार बार मत पढ़िए, किताबों और नोट्स को बार बार मत पढ़िए। आपने बिल्कुल सही सुना। एमी कॉलेंडर और मार्क मैकडेनियल वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के 2 बड़े प्रोफेसर हैं। अपने रिसर्च में उन लोगों ने इस बात को बार बार जोर दिया कि यदि आप एक ही किताब को या अपनी किताब को केवल बार बार पढ़ते हैं तो यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। नेबेल, जो एक अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बार बार टेक्स्ट बुक के पढ़ने को एक कॉमन और स्टूडेंट्स की एक बड़ी बैड स्टडी हैबिट या स्टडी स्किल बताया है। मार्क मैकडेनियल और एमी कॉलेंडर ने एक विशेष प्रयोग किया। उन्होंने अपनी रिसर्च में छात्रों के 2 ग्रुप को शामिल किया। एक ग्रुप को उन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए बोला कोई पर्टिकुलर टॉपिक, दूसरे ग्रुप को उन्होंने 2 बार पढ़ने के लिए बोला। जब दोनों ग्रुप्स का एग्ज़ाम लिया गया तो दोनों ग्रुप के रिजल्ट में कोई विशेष अंतर नहीं था। यह जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। मार्क मैकडेनियल के बारे में आपको बताता चलूं कि मार्क मैकडेनियल
एक बुक है द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग के को ऑथर भी हैं और पढ़ाई को कैसे याद रखें इस पर काफ़ी रिसर्च किया उन्होंने। उनका यह मानना है कि जब हम एक ही टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते हैं तो यह लगभग सतही होता है, सरफेस पे होता है, डीप लर्निंग नहीं होती और आप एक ही बुक को बार बार पढ़ने को ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी पहेली के आंसर को देखना, न कि उस पहेली को खुद सॉल्व करना। जब हम एक उस टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं, जब उस टॉपिक को हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हमें यह भ्रम होता है कि हमें ये टॉपिक समझ में आ रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है और वास्तव में वो टॉपिक आपको समझ में आया है नहीं आया है, इसके लिए आपको उसको खुद से सॉल्व करना होगा, तब आप ये वास्तविकता जान पाएंगे कि आपने वो टॉपिक पूरी तरह से समझ लिया है। इसलिए बार बार सिर्फ पढ़ने की आदत को बदलिए। चित्रों का प्रयोग करिए, यूज़ डायग्राम्स, वेक्टर, ग्राफ्स। जो भी आपके स्टडी मटेरियल में पिक्चर्स दिए हुए हैं, जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो डायग्राम बनाया हुआ है, आप उसको खुद से ड्रॉ करिए और उसको समझिए। मैंने अपनी कई वीडियोस में इस बात पर काफ़ी जोर दिया है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो पिक्चर्स को ज़्यादा समय तक संभाल के रख पाता है, अपनी मेमोरी में प्रिजर्व कर पाता है। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, यदि आप किसी अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड्स को मिलते हो तो आपको उसका चेहरा याद आ जाएगा, लेकिन आप शायद उसको आपका नाम याद ना आए क्योंकि वो टेक्स्ट है। आपको अपने स्कूल की इमेज याद आ जाएगी, आपको अपने क्लासरूम की इमेज याद आ जाएगी, लेकिन वो डेट याद नहीं आएगी कि कब आप उसको मिले थे। तो क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें पिक्चर्स की मेमोरी को रिकॉल करने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है। इसलिए आप मैक्सिमम टेक्स्ट को, ग्राफ्स को पिक्चर्स में ड्रा करिए, पिक्चर्स में बनाइए और उसको पढ़िए। यदि किसी टॉपिक पे कोई पिक्चर नहीं दिया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उसको ब्लॉक्स, सर्कल, एरोज़ को मिलाते हुए एक बहुत अच्छा पिक्चर खुद ड्रा कर सकते हैं और विश्वास करिए मित्र, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा यदि आपने किसी पैराग्राफ को पिक्चर्स में चेंज करके याद किया है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के डंग बुई और प्रोफेसर मार्क मैकडेनियल ने एक अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों के 3 ग्रुपों को बांटा और उनको कार ब्रेक और पंपिंग सिस्टम पर विशेष लेक्चर दिया गया। उसके बाद लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक ग्रुप को उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम्स दिए गए और यह कहा गया कि डायग्राम में आवश्यकता अनुसार नोट्स लिखें। एक ग्रुप को उस टॉपिक के नोट्स की आउटलाइंस दी गई, यानी की पॉइंट्स दिए गए, और तीसरे ग्रुप को पूरा नोट्स दिया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जिस ग्रुप ने नोट्स को पढ़ा उनकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब थी और जिस ग्रुप ने डायग्राम में नोट्स लिखे उन्होंने ज़बरदस्त स्कोर किया। ऐसे में डायग्राम से पढ़ना विशेष लाभदायक है और लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रह सकता है। पढ़े हुए को याद रखने के मनोविज्ञान के अध्ययन में एक विशेष टर्म है इंटरलीविंग। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया है। मैं आपको इंटरलीविंग आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आयतन निकालना सीख रहा हूँ, मैं वॉल्यूम निकालना सीख रहा हूँ और मैंने वॉल्यूम निकालने के लिए उस टॉपिक को समझ लिया। फिर मैं जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही टाइप के वॉल्यूम निकालने के प्रश्न पे सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे कि सिर्फ क्यूब्स के वॉल्यूम निकालने के बहुत सारे प्रश्न नहीं करने चाहिए, मुझे क्वेश्चंस को मिक्स करना चाहिए। जैसे मैं कोन का वॉल्यूम निकालूं, यानी कि शंकु का वॉल्यूम निकालूं, या सिलेंडर बेलन का वॉल्यूम निकालूं, या कोई ऐसी आकृति बनाऊं जिसमें बेलन और शंकु और आयत यानी कि क्यूब, कोन और सिलेंडर तीनों मर्ज हों, जिससे आपको उस टॉपिक को लंबे समय तक पढ़ने में, लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है और आपको उस टॉपिक की समझ ही बढ़ती है। आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका एक उदाहरण ढूंढें, उसका रियल टाइम का एक एग्जाम्पल ढूंढें। जब आप किसी टॉपिक का रियल टाइम का एग्जाम्पल ढूंढते हैं तो आपके मस्तिष्क में उसकी मेमोरी इमेज बनाना बहुत आसान होता है और उसको रिकॉल करना भी उतना ही आसान होता है। शुरू में आपको ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी हैबिट बना लोगे तो आपको पढ़ते ही आपको उसके रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको याद आने लगेंगे और आपको वो विषय वस्तु भी लंबे समय तक याद रहा करेगी। यह कंसेप्ट नेबल एक अन्य मनोवैज्ञानिक ने दिया था और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है।
टेस्ट योरसेल्फ, खुद को परखें। कोई भी आप विषय वस्तु पढ़ते हैं, कोई भी स्टडी मैटर पढ़ते हैं आप, तो आप उसका खुद का टेस्ट लीजिए। जैसे टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी प्रकार आप खुद से क्वेश्चंस पूछिए और उसका आंसर देने का प्रयास करिए। आप ये मत सोचिए कि आपसे गलत आंसर हो जाएगा। जो भी गलत आंसर्स होते हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, आप उसको एनालिसिस करिए, उसको एनालाइज करिए, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया उसको दोबारा पढ़िए, उसका डायग्राम बनाइए और फिर से अपना टेस्ट लीजिए। यह एक बहुत प्रभावी तरीका है जो कि आपको लंबे समय तक याद रखने में विशेष मदद करेगा। और इसके लिए आप एक कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड के एक साइड आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके अपोजिट साइड आप आंसर लिख लीजिए, और फ्लैश कार्ड का क्वेश्चन पढ़ के उसको टर्न करके आप उसके आंसर को अपने आंसर से मैच करिए। देखिए आप कितना सही बता पाते हैं। या फिर अपने किसी फ्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ाई करें, आप डीप लर्निंग करें। आप तथ्यों को एकदम वैसे ही एक्सेप्ट न करें। किसी भी फैक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसकी गहराई में जाइए। आप आसानी से संतुष्ट मत होइए, आप उसको समझिए। नेबल का कहना है कि, और मैकडैनियल का भी यही मानना है कि अच्छी याददाश्त के लिए अच्छी समझ का होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत आसान हो जाता है आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को दूसरे को समझाना भी। किसी भी टॉपिक जो आप पढ़ते हैं तो आप उसमें ऐसे एक्सपर्ट बनिए जैसे आपको अगर कहा जाए कि आपको इस पर एक व्याख्यान देना है, आपको उस पर एक लेक्चर देना है, या आपको उसको किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना है, तो आप उसको सैकड़ों लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट पर अपनी ऐसी पकड़ बनाइए जब आप पढ़ाई करते हैं। सिर्फ सतही या सिर्फ सरफेस पे पढ़ाई नहीं करिए, डीप ड्रिलिंग करिए। आप कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए नेमोनिक्स या एक्रोनिम्स का भी सहारा ले सकते हैं। नेमोनिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है। नेमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक, और IPA जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स ने कुछ नंबर से साइन किए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स को, और उसको लिंक करके हम याद कर सकते हैं। अगर आप उसको बहुत डीप में नहीं जानना चाहते तो आप सिंपली उसको शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको सार्क कंट्रीज़ में जो भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनके नाम याद रखने हैं, तो आप उनका शॉर्ट फॉर्म जैसे कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ABBIMNPS। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म आप खुद बना सकते हैं, और जब आप खुद से बनाएंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, बट आपको फिर ये ट्रिक आ जाएगी समझ में। नेमोनिक्स से संबंधित अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उसकी बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि नेमोनिक्स कैसे बनाए जाते हैं। यह भी बहुत कारगर है। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो खुद से ही बहुत सारे नेमोनिक्स बनाया करता और फैक्ट्स को याद रखा करता था। आखिरी में जो सबसे बोनस पॉइंट है फ्रेंड्स, वो यह है कि खुद के प्रति काइंड रहिए, खुद के प्रति दयालु रहिए। बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अच्छा कर सकते हैं। फेल्योर से मत डरिए। गलतियां अच्छी हैं जब तक कि आप उनसे सीखते हैं। गलतियां होने दीजिए, लेकिन उनसे सीखते रहिए। न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक जीव वैज्ञानिक मिस्टर स्टुअर्ट फायरस्टीन ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है फेल्योर, वाई साइंस इज सो सक्सेसफुल। यह सच भी है फ्रेंड्स। आज साइंस इसलिए आगे है क्योंकि ये फेल्योर से स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे फेल्योर्स होते हैं तब एक आविष्कार होता है। जैसे थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। बल्ब का आविष्कार करने के लिए उनको 1200 ऐसे प्रयोग करने पड़े थे, और जब कुछ लोगों ने उनका ये मजाक उड़ाया था कि आपने 1200 ऐसे प्रयोग किए तब जाकर आपको सफलता मिली, तो उनका आंसर बड़ा अच्छा था कि मैं 1200 ऐसे ढंग जानता हूँ, 1200 ऐसी विधियाँ जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने बताया उसको यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई को, पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जो भी आपकी उम्मीद है, जो भी आपकी आकांक्षा है, अच्छे नंबर लाना या नौकरी पाना आपकी पूरी हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।